सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिंक। मेरा नाम है राहिल नसानी और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाउ टू शॉर्ट लिस्ट बिजनेसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वन नीड्स टू लुक आउट फॉर व्हाइल सिलेक्टिंग एनी बिजनेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट कोट के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो जॉन सी मैक्सवेल का है। टाइम इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड द क्लॉक कीप्स टिकिंग रिगार्डलेस ऑफ हाउ वी लीड आवर लाइव्स। प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज द आंसर टू मैक्सिमाइजिंग द टाइम वी हैव। इसका मतलब क्या है? टाइम चलता ही रहता है, आप कुछ भी करो क्लॉक चलती ही रहेगी। तो अपने टाइम को मैक्सिमाइज और एफिशिएंटली यूज करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अपने टास्क और अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना। अब इसका रिलेशन स्टॉक मार्केट्स में क्या है? तो अगर हम कोई भी कंपनी एनालाइज करते हैं या स्क्रीन करते हैं तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, जैसे कि सेल्स ग्रोथ। अगर हमें 20% प्लस की सेल्स ग्रोथ चाहिए तो ऐसी 50 60 70 कंपनीज होगी। अभी हर एक कंपनी को तो पढ़ सकते हैं नहीं हम। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि उन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज में से कौन सी कंपनीज को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना और अपनी प्रायोरिटाइज वॉच लिस्ट में डालना। तो मैं भी आपको जो भी फैक्टर्स दिखाऊंगा वो फैक्टर्स मैं यूज करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो आप अपना कंप्लीटली यूज करें, पर इन फैक्टर्स को मैं यूज करता हूँ जब भी मैं कोई कंपनीज को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला है वैल्यूएशंस। तो मैं इन चार वैल्यूएशन मैट्रिक्स को ध्यान से देखता हूँ: पी, पीवी, प्राइस टू सेल्स एंड पेगा। अभी ऐसा कुछ मैं आपको एक स्पेसिफाइड नंबर नहीं दे सकता हूँ कि आप इसके ऊपर की वैल्यूएशन देखें या इसके नीचे, क्योंकि सबका रिस्क टेकिंग अलग लेवल पे होता है। लेकिन मैं इन चार मैट्रिक्स को हमेशा, कोई भी कंपनी पढ़ने से पहले मैं इन वैल्यूएशन मैट्रिक्स को जरूर देखता हूँ। और अगर ये मेरे फिल्टर में या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स उसमें फिल होती है तो मैं उस कंपनी को और आगे देखता हूँ। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी ये इन चारों में से कोई भी मैट्रिक्स कभी बहुत हाई कभी बहुत लो लगती है। लेकिन आपको ये समझना है कि कभी कभी ये कुछ स्पेसिफिक एबनॉर्मैलिटीज की वजह हो सकती है। जैसा कि एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डीएमसीसी का पी रेशियो दिया है। अगर आप देखोगे तो पी रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 120 टाइम्स। तो अगर आप इसको एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत आपको एक्सपेंसिव लगेगा, पर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। अब पी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। प्राइस मतलब स्टॉक प्राइस और अर्निंग। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हो कि ईपीएस था 18.50, जो बाद में हो गया 1.54। तो जब ईपीएस गिरता है और प्राइस स्टॉक प्राइस सेम रहता है तो ये स्टॉक पी रेशियो को ओवर इन्फ्लेट कर देता है। इसकी वजह से हमें पी बहुत हाई लगता है, पर असल में वैसा नहीं है। अभी जो भी मैंने चार आपको मैट्रिक्स पहले दिए वो हर एक स्टॉक या हर एक इंडस्ट्री या हर एक टाइम नहीं यूज किया जा सकती, क्योंकि सब में कोई ना कोई फ्लो है। जैसा मैंने आपको पहले पीई का समझाया, कभी कभी पीई बहुत हाई दिखते हैं क्योंकि अर्निंग्स डिप्रेस्ड है। तो अगर कोई भी सेक्टर या कंपनी की अर्निंग्स डिप्रेस्ड चल रही है, मतलब कि ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस वो अर्निंग्स ने हिट लिया है, तो आप पीई रेशियो पे नहीं देख सकते क्योंकि पीई ओवर इन्फ्लेटेड दिखेगा। दूसरा है प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक में प्राइमरीली मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में ही देखता हूँ, मैं दूसरी कंपनीज में नहीं देखता। तीसरा है प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स के लिए मेरे हिसाब से कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इस नंबर के ऊपर है तो एक्सपेंसिव है या इस नंबर के नीचे है तो सस्ता है। मैं प्राइस टू सेल्स मेनली पीयर कंपैरिजन या कंपेटिटर एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं। और प्राइस टू सेल्स आप बोल सकते हो कि इज मोर हेल्पफुल फॉर कंपनीज हु आर नॉट येट प्रॉफिटेबल। जो भी आजकल की न्यू एज कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल नहीं है पर उनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है। तो आपको उन कंपनीज को एनालाइज करने के लिए, उनकी वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको प्राइस टू सेल्स ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो कभी कभी कोई कंपनी या इंडस्ट्री बहुत चीप लगती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जो मैंने आपको चार पैरामीटर्स पता है उनके हिसाब से कभी बहुत चीप लगती है वो कंपनीज। पर हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों है। तो हम हिस्टोरिकली उन वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करेंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो इंडस्ट्री या वो कंपनी को मार्केट पर्पसली लोअर वैल्यूएशन देता है क्योंकि वो कुछ जानता है जो हम अभी तक नहीं जानते, और हम उन वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन को देख के समझते हैं कि इसमें बहुत पैसा बन सकता है, पर हमें ये जानना है कि ऐसी लो वैल्यूएशन क्यों है। मैं इन चीजों को वैल्यू ट्रैप्स बोलता हूँ, जिनमें वैल्यूएशन बहुत कम लगती है, लेकिन ऐसा है कि वो कम वैल्यूएशंस उन स्टॉक्स की पूरी लाइफ साइकिल में वैसी ही वैल्यूएशंस चलती है। इन्हें मैं वैल्यू ट्रैप्स बोलता हूँ।
जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया है मनाली पेट्रोकेमिकल्स का, तो आप देख सकते हो कि अभी पी कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास चल रहा है। तो अगर कोई भी ये देखेगा विदाउट एनी बेसिस या नॉलेज तो उसको लगेगा ये बहुत चीप है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली उसको आप देखोगे तो उसका एवरेज अराउंड 6 to 8 टाइम्स का ही है। तो उल्टा आप बोल सकते हो कि अभी ये एक्सपेंसिव चल रहा है। जो दूसरी चीज मैं देखता हूँ वो है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जानना है कंपनी का डेट कितनी है। क्योंकि जितना हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होगा उसका मतलब है कंपनी को बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना हाई इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात है, अगर इस हाई डेट टू इक्विटी कंपनी या इंडस्ट्री में डाउन साइकिल आया तो बहुत हाई चांसेस है कि ये कंपनी बंद हो जाए और इट मे गो एक्सटिंक्ट। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरा रिस्क टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे लिए प्रेफरेबल डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1.2 to 1.5 टाइम्स। अभी ये अलग बात है कि अगर कंपनी लास्ट 3-4 सालों से अपनी डेट कम कर रही है और आप देखते हो कि 2 टाइम्स डेट टू इक्विटी है, पर आपको ये भी देखना है कि उससे पहले क्या था। अगर पहले 3 था, अभी 2 हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक ट्रिगर है एटलीस्ट। अगर मैं देख रहा हूँ कि डेट कम हो रहा है हर साल और डेट टू इक्विटी रेशियो कम होते जा रहा है, भले ही वो 2 हो या 3 हो, पर अगर वो कम हो रहा है कंसिस्टेंटली तो ये मेरे लिए ट्रिगर हो जाता है और मैं इस कंपनी को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। नीचे मैंने एग्जांपल दिया है आदित्य विजन की बैलेंस शीट का। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें डेट 418 करोड़ है और ये बढ़ चुकी है 28 करोड़ इन 2019 से। तो डेट टू इक्विटी इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 टाइम्स। तो ये मेरे लिए एक सीधा रिजेक्ट हो जाता है, चाहे कंपनी जितनी भी अच्छी हो, जितने भी स्टॉक प्राइस रिटर्न कमाए हो, पर मेरे स्क्रीन में फिट नहीं होता। नेक्स्ट है रिटर्न रेशियोज। सबसे पहले हम आरओई की बात करेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू द जनरल परसेप्शन द हायर द बेटर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आरओई और आरओसी में बहुत बड़ा गैप है, जैसे कि आरओई इज 20% एंड रोसी आरओसी इज 10%, तो हमें ये जानना है ऐसा क्यों है। जैसा कि आप देख सकते हो आरओई का फॉर्मूला नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में डीप में जाओगे तो आरओई डिपेंडेंट है नेट प्रॉफिट मार्जिन पे, एसेट टर्नओवर पे और लेवरेज पे। अगर इन तीनों में से कोई भी ऊपर जाता है या इंक्रीज हो जाता है तो आरओई भी ऊपर जाता है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर ऊपर जा रहा है तो वो जरूर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आरओई बढ़ा है ड्यू टू अ हाई डेट तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनमोल इंडिया, आप देख सकते हो कि आरओसी इज 3.84 टाइम्स एंड रोई इज 26.8 टाइम्स। तो अगर आप फिर देखोगे डेट टू इक्विटी 3.86 टाइम्स, तो ये आरओई इज ओवर इन्फ्लेटेड ड्यू टू द हाई लेवरेज। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा एग्जांपल मेडन फॉर्च्यून्स, रोसी 18.7%, रोई 26.7%। अगेन दिस वाज ड्यू टू हाई डेट। एज यू कैन सी डेट टू इक्विटी इज 1.66 टाइम्स। तो यहाँ पे इन केसेस में आरओई इन्फ्लेट हो गया ड्यू टू हाई लेवरेज। दूसरा रेशियो है रोसी। तो रोसी इज मोर ऑफ डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि कंपनी किस बेसिस पे अपने फंड्स और कहाँ पर अपने फंड्स एलोकेट कर रही है, कहीं वो एफिशिएंटली एलोकेट कर रही है या नहीं। और रोसी इस पे भी डिपेंडेंट है कि कंपनी का एसेट टर्न कितना है। इसका मतलब कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना स्वेट कर रही है और उसमें से कितने पैसे कमा रही है। देयरफॉर इस केस में द हायर द बेटर। तो रोसी जितना ऊपर होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये हमें बताना है कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एसेट टर्नओवर हाई है। तो फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर का यूजुअली बहुत हाई आरओसी होता है। क्यों? क्योंकि उनके एसेट टर्न्स बहुत हाई होते हैं। जो उनके मेजॉरिटी कॉस्ट होते हैं वो एम्प्लॉय रिलेटेड होते हैं। हेंस आईटी कंपनी और आईटी इंडस्ट्री इज नॉट केपेक्स इंटेंसिव। उनको बिल्डिंग्स नहीं खड़ी करनी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगाने, उनको वो सब नहीं करना। और इसका जो जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग बिजनेसेस, उसका मतलब है जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं होता, खुद का वो लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो लोग बाहर से खरीदते हैं और किसी और को बेचते हैं। तो आप बोल सकते हो कि वो बीच के इंटरमीडिएट है। तो जैसे कि आप मैंने आपको समझाया कि प्लांट्स नहीं है, मशीन नहीं है, तो उनके कुछ कॉस्ट नहीं है, उनको बस प्रोडक्ट खरीदना है और बेचना है। इसकी वजह से उनके एसेट टर्न्स बहुत हाई रहते हैं और उसकी वजह से रोसी बहुत हाई रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपनी ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स। गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अभी तक। वो प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करने का, पर वो सेकेंडरी बात है। तो आप गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स के रोसी देखोगे जाकर स्क्रीन पे तो बहुत हाई है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने
मैंने इस पीपीटी में और इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं बेटर समझाने के लिए, तो प्लीज इसे एक एडवाइस की तरह मत लेना, ये सिर्फ एग्जांपल से स्टडी पर्पस के हैं। जो नेक्स्ट है वो मैं देखता हूँ प्लेज्ड शेयर्स। तो प्लेज्ड शेयर्स होते क्या है? जब भी एक प्रमोटर, एक कंपनी का प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है डेट रेस करने के लिए। अब ये डेट अलग अलग रीजन के लिए हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकता है, कंपनी को एसेट्स खरीदने उसके लिए हो सकता है, या तो प्रमोटर बेच रहा है खुद के पर्सनल यूज के लिए या किधर और इन्वेस्ट करने के लिए। तो कॉन्ट्ररी टू एवरीवन एल्स, मुझे लगता है कि प्लेजिंग इज अ वेरी गुड वे टू रेज कैपिटल। अभी आप पूछोगे क्यों? क्योंकि प्रमोटर के तो शेयर वैसे भी अकाउंट में ही पड़े हैं, तो उससे ना ही कुछ फायदा हो रहा है ना ही नुकसान, पर उसने उस शेयर्स को ऐसी जगह पे डिप्लॉय कर दिया जहां से उसे फंड्स मिल रहे हैं। तो अब कंपनी को लोन नहीं लेना पड़ेगा, और अगर लोन नहीं लेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगेगा और बॉटम लाइन इंटैक्ट रहेगी। और दूसरी बात, उनको अपनी इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं करनी पड़ेगी फंड्स रेज करने के लिए। तो इसे इससे बहुत बेनिफिट होता है प्लेजिंग से, अगर इसे एफिशिएंटली यूज किया जाए तो। एफिशिएंटली अगर यूज हो रहा है या नहीं, इसलिए हमें इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द प्लेज, व्हाट्स द प्लान ऑफ रिवर्सल ऑफ प्लेज, एंड वी एक्टिवली नीड टू चेक कि जो फंड्स है क्या वो अपने डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए डिप्लॉय हो रहे हैं या नहीं। तो रीजन ऑफ प्लेज, अगर प्रमोटर फंड्स रेज कर रहा है प्लेज करके अपने पर्सनल यूज के लिए या कहीं और या दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रमोटर फंड्स रेज कर रहा है अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, तो ये हमें और कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी की प्रमोटर ने अपने शेयर्स ही प्लेज कर दिए, उसको अपनी कंपनी में अच्छा खासा भरोसा है। हमें ये भी जानना पड़ेगा व्हाट्स द प्लान ऑफ रिवर्सल ऑफ प्लेज। इसका मतलब कि कितने टाइम में वो प्लेज वापस रिवर्स हो जाएगा और शेयर्स वापस प्रमोटर के पास आ जाएंगे। तीसरा, हमें ये कंटिन्यूसली देखना है कि प्रमोटर ने जो जो भी बोला है कि फंड्स मैं यहाँ यहाँ डिप्लॉय करूंगा, कि हमें चेक करना है कहीं वो कहीं और तो नहीं डिप्लॉय कर रहा फंड्स। यहाँ पे एग्जांपल है पक्का लिमिटेड का, आप देख सकते हो प्लेज परसेंटेज इज 85%। ऑल्दो मैनेजमेंट अभी प्रोसेस में है ऑलरेडी बहुत टाइम से प्लेज रिलीज करवाने का। नेक्स्ट मैं देखता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो जो चीजें मैं देखता हूँ वो है सेल्स ग्रोथ। मैं प्रेफरेबली देखना चाहूंगा कि लास्ट 2-3 सालों में 20 to 30% के ऊपर की सेल्स ग्रोथ हुई है। और अगर सिर्फ ये साल में, मतलब सिर्फ एक साल के लिए जो भी लेटेस्ट ईयर है उसमें सिर्फ अगर हाई ग्रोथ हुई है 30 to 40% की, तो मैं सीधा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाऊंगा या कॉन कॉल में जाऊंगा और जानना चाहूंगा कहीं ये ग्रोथ वन ऑफ तो नहीं थी। और अगर ये वन ऑफ नहीं है और अगर कंपनी कंसिस्टेंटली उस पेस पे ग्रो कर सकती है, तो मैं इस कंपनी को सीधा अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दूँ। दूसरा, मैं देखता हूँ कि अदर इनकम क्या है, क्या वो वॉलेटाइल है, क्या वो एक सिग्निफिकेंट पेस पे ग्रो हो रही है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल में सिर्फ लास्ट ईयर में अदर इनकम बहुत बड़ा वन ऑफ हो गया है और वो बॉटम लाइन को इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा, मैं देखूंगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। मैं इसमें तीन ही केसेस होते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन ऊपर जा रही है, नीचे। ऑपरेटिंग मार्जिन आर इन अप ट्रेंड, दे आर इन डाउन ट्रेंड, और दे आर कंसोलिडेटिंग या बहुत वॉलेटाइल है। अगर ऊपर जा रही है मतलब 2016 में 15% थी, 2023 में 23% और हर साल ग्रोथ हो रही मार्जिन में, तो मैं ये समझूंगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मिक्स को हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ चेंज कर रही है और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है पढ़ने के लिए। अगर मार्जिन नीचे जा रही है, मतलब मैं ये समझूंगा कि उनकी प्राइसिंग पावर या तो कम हो रही है या तो लोअर लोअर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। अगर वो मार्जिन सेम है थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ 10 years, तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर कहूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे डाउन साइकिल्स आई लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अपनी मार्जिन को मेंटेन किया। और अगर मार्जिन बहुत वॉलेटाइल है, मतलब एक साल में 23%, दूसरे में 19%, तीसरे में 10%, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। ये हमें बताते हैं कि कंपनी ट्रेंड के साथ चलेगी। अगर इंडस्ट्री टेलविंड में है तो कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री डाउन साइकिल में गई तो ये स्टॉक को बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट में देखूंगा कि वॉलेटिलिटी एंड डेप्रिसिएशन रेट क्या है। अब हर एक कंपनी की अलग अलग डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है। तो अगर आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि डेप्रिसिएशन बहुत वॉलेटाइल है, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो द लाइफ साइकिल ऑफ द एसेट्स को वो
इंक्रीज और डिक्रीज कर देती है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज्यादा एनहांस और अच्छी दिखे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट मैं वॉलेटिलिटी इन टैक्स रेट्स को देखता हूँ। जो भी टैक्स का परसेंटेज दिया होता है मैं देखता हूँ कि कितना वॉलेटाइल है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी पहले लॉस मेकिंग होती है, उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग होती है, तो नेक्स्ट के 2-3 सालों में उन्हें जीरो टैक्स भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉस। तो इससे क्या हो जाता है कि मुझे जानने की जरूरत है कि ये जीरो टैक्स पेमेंट कब तक चलेगा। अगर ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर ये नहीं चलने वाला है तो बॉटम लाइन कम हो जाएगी और उससे प्रॉब्लम होगी स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट मैं देखता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं देखना चाहूंगा कंपनी ने लास्ट ईयर से इस साल में कितना केपेक्स किया है, जितना हाई उतना अच्छा। दूसरा मैं देखता हूँ कि CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कितना केपेक्स चालू है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि CWIP कितना हो रहा है। अगर वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है ऑफ द करंट फिक्स्ड एसेट्स, तो मतलब कंपनी के जब भी वो प्लांट खड़ा हो जाए, केपेक्स खत्म हो जाएगा, तब उनको अच्छे खासे रेवेन्यूज आ सकते हैं इस कैपेसिटी से। अगेन इफ द इंडस्ट्री इज गोइंग गुड, अगर साइकिल टर्न अराउंड हो जाए तो वो अलग बात होती है, वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वॉलेटिलिटी इन इक्विटी कैपिटल या शेयर कैपिटल। तो मैं देखना चाहूंगा कि शेयर कैपिटल में कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर वो बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे तो जो भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी होल्डिंग कम होते जाएगी, होल्डिंग परसेंटेज। भले ही शेयर्स गेम हो, लेकिन अगर वो नए शेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज डायल्यूट हो जाएगा। तो इन कंपनी से मैं थोड़ा दूर रहना प्रेफर करता हूँ। तीसरा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट। अभी कोई भी कंपनी अगर केपेक्स कर रही है तो वो शॉर्ट टर्म डेट भी लेती है, लॉन्ग टर्म डेट भी लेती है। लॉन्ग टर्म डेट को टर्म लोन और शॉर्ट टर्म डेट डेट फॉर वर्किंग कैपिटल। तो अगर फॉर एग्जांपल ये साल 2023 में एक कंपनी ने केपेक्स नहीं किया है लेकिन फिर भी उनकी डेट बढ़ गई है, तो मैं देखना चाहूंगा कि कहीं ये किस चीज से ऐसे हुई है। अगर शॉर्ट टर्म डेट बढ़ गई है तो इसका मतलब है कंपनी को फंड्स चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। नेक्स्ट है एसेट टर्न्स। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ओवरऑल पीरियड ऑफ पहले हिस्टोरिकली मैं 3-4 सालों का एवरेज लेता हूँ और फिर जो रिसेंट के 3-4 साल है लेटेस्ट उनका मैं एवरेज लेता हूँ। और अगर मैं देख रहा हूँ कि एसेट टर्न्स मेंटेन्ड है या इंक्रीज हुए हैं तो वो मेरे लिए अच्छा है। पर अगर वो एसेट टर्न्स डिक्रीज हुए तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों हुआ है। इन शॉर्ट, द हायर द बेटर। नेक्स्ट इज अदर लायबिलिटीज। तो यहाँ पे मैं अदर लायबिलिटीज में देखता हूँ एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर एंड ट्रेड पेबल्स। अगर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो मतलब कस्टमर्स को इस कंपनी में भरोसा है और उनको इनके प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत है, इसकी वजह से वो एडवांसेस भी दे रहे हैं। नेक्स्ट में ट्रेड पेबल्स में उसमें देखता हूँ कि ट्रेड पेबल्स की स्पेस पे ग्रो हो रहे, कंसिस्टेंट है या नहीं है। जो लास्ट में देखता हूँ वो है अदर एसेट्स में इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स और कैश। इन्वेंट्रीज अगर बढ़ते जा रही है मोर देन द ग्रोथ इन परसेंटेज, ग्रोथ इन सेल्स, तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों है। क्या कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर अच्छी डिमांड आएगी, या इन्वेंट्रीज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे। नेक्स्ट मैं देखता हूँ रिसीवेबल्स की तरफ। रिसीवेबल्स सेल्स ग्रोथ के साथ या उससे कम ग्रो होने चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा ग्रो हो रहे हैं तो मतलब कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अच्छा खासा क्रेडिट पीरियड दे रही है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ये इतनी अच्छी बुरी बात नहीं है, पर हमें देखना है अगर वो बढ़ रहे हैं सेल्स ग्रोथ से ज्यादा, तो हमें देखना है कि क्या वो कंपनी वापस पैसे ले पा रही है या उनको राइट ऑफ करना पड़ रहा है रिसीवेबल्स को। और नेक्स्ट मैं लास्टली देखता हूँ कैश कितना है। अगर एक बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक कंपनी के पास कैश है तो मैं जानना चाहूंगा कि उनका प्लान क्या है कैश के साथ, क्योंकि इतना कैश का वो लोग कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। इसमें मैं पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पे। इसमें मैं देखता हूँ कि ट्रेड रिसीव की कितना कैश एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के पॉकेट में आ रहा है। प्रॉफिट जितने भी हो, जितनी भी ग्रोथ हुई हो, पर एट द एंड ऑफ द डे कैश कितना आ रहा है पॉकेट में, वही इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट्स आपको थोड़ा सा विजिबली ब्लाइंड कर देते हैं, पर हमें एट द एंड ऑफ द डे जानना है कंपनी का कैश कितना आ रहा है। तो कैश फ्लो अगर लास्ट ईयर से ग्रो हुआ है तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर कैश फ्लो से कम हुआ है तो मुझे जानना है ऐसा क्यों हुआ है। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कभी कभी क्या हो जाता है कि एपेक्स हो जाता है लेकिन CWIP में दिखाई नहीं देता है, तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मालूम पड़ता है कि केपेक्स हुआ था या कितना हुआ था। लास्टली CFO टू एबिटा कन्वर्जन। मुझे चाहिए ये जितना हाईएस्ट हो उतना अच्छा। मैं इस मेट्रिक को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं पीयर कंपैरिजन करता हूँ।
जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल पे। कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला है इन्वेंट्री डेज प्लस कलेक्शन डेज स्लैश रिसीवेबल डेज माइनस पेमेंट डेज और पेएबल डेज। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे मालूम पड़ा कि कंपनी के पास ज्यादा कम टाइम में कंपनी का कैश आ रहा है वापस। तो अभी अगर इन्वेंट्री डेज और रिसीवेबल डेज बहुत बढ़ जाते हैं तो इससे कैश कन्वर्जन साइकिल इन्फ्लेट हो जाती है। तो अभी इन्वेंट्री डेज क्यों बढ़ेंगे? इन्वेंट्री डेज तब बढ़ेंगे जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रही है और इन्वेंट्री उनके बढ़ते जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। रिसीवेबल डेज तब बढ़ते हैं जब वो एक न्यू अगर एक न्यू कंपनी है जो अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो वो ज्यादातर बार वो एक क्रेडिट पीरियड ज्यादा देती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमें ये देखना है कि क्या वो पैसे वापस ले पा रही है कि नहीं। और पेमेंट डेज या पेएबल डेज ये वो पेमेंट होता है जो कंपनी अपने सप्लायर्स को पे करती है। अगर कंपनी के पेएबल डेज बहुत हाई है तो हम इसे बोल सकते हैं कि उनके पास प्राइसिंग पावर है अगेंस्ट देयर सप्लायर्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हाई होगा तो अच्छा ही होगा। हमें ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है अपने पेमेंट्स अपने जो सप्लायर्स को देने हैं उसकी वजह से, तो कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर रही। तो हमें ये भी देखना है कि ये डिफॉल्ट है या प्राइसिंग पावर है। नेक्स्ट आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये कोड है पीटर लिंच की तरफ से। Insiders can sell for a variety of reasons and it not necessarily ring alarm bells. But if insiders are buying, then there can be only one reason, that the company is likely to make huge profits in the future. एक प्रमोटर अपने शेयर्स बहुत सारे रीजन की वजह बेच सकते हैं। पर्सनल रीजन हो सकता है या उसको फिर कहीं और फंड्स चाहिए या उसको रिटायर होना है। लेकिन बाइंग का सिर्फ एक ही रीजन है, उसे मालूम है कंपनी फ्यूचर में ज्यादा परफॉर्म करेगी। तो मैं इसमें देखता हूँ प्रमोटर होल्डिंग। मैं देखना चाहूंगा कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंक्रीजिंग है तो अच्छी बात है, डिक्रीजिंग है तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं देखूंगा कि ये प्रमोटर होल्डिंग सब्सटैंशियल है या नहीं है। जैसे मेरा लिमिट है, आई वांट मेरी कंपनी के प्रमोटर्स टू होल्ड अ मिनिमम ऑफ 40 to 50%। अगर उसके नीचे है तो ये कंपनी को मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ एफआई और डीआई होल्डिंग। अगेन मैं इसमें यही देखता हूँ कि उनकी होल्डिंग बढ़ रही है या कम हो रही है। एफआई वैसे ही बहुत सेलिंग बाइंग करते हैं जब उन्हें कहीं और फंड्स, तो यहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पर मैं ये भी देखना चाहूंगा कि उन एफआई और डीआई की क्वांटम कितना है, वो लोग कितना शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं। अगर ये परसेंटेज बहुत हाई है तो मैं देखना चाहूंगा कि जो एफ आई एस और डी आई एस है उनकी क्वालिटी क्या है। अगर कोई वेल नोन नेम्स बहुत हाई परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव हो जाता है मेरे लिए। नेक्स्ट में आ जाता हूँ फ्री फ्लोट पे। तो फ्री फ्लोट होता क्या है बेसिकली, कंपनी का 100% शेयर कैपिटल माइनस 74% प्रमोटर्स का, जैसा मैंने इधर एग्जांपल दिया, माइनस 8.17% एफ आई एस का, माइनस 7.66% डी आई एस का, माइनस 0.04% गवर्नमेंट का, और बाकी जो पब्लिक के पास बचता है उसे फ्री फ्लोट कहते हैं। अभी जितना फ्री फ्लोट लो होगा उतना सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक प्राइस हाई होगा। मतलब कि अगर कोई एक इंसान भी अगर अच्छी खासी होल्डिंग बाय करेगा, शेयर्स बाय करेगा, तो स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। तो उसमें से भी कोई अगर बाय करेगा तो प्राइस की सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में जैसे मैं नीचे दिया है, ये एवेन्यू सुपर मार्केट का एग्जाम्पल है। इसमें शेयर कैपिटल जो फ्री फ्लोट बचता है सिर्फ 9.49% है। उसमें से भी आई गेस 2 से 3% पब्लिक होल्ड करते हैं। जैसे कि इधर नाम दिया है इग्नेटियस नवील नोरोना, उसमें से भी 2% वो होल्ड करते हैं। तो और कम हो गया फ्री फ्लोट। नेक्स्ट आ जाता हूँ टेक्निकल्स पे। जब भी मेरा पूरा फंडामेंटल स्क्रीनिंग खत्म हो जाती है मैं टेक्निकल्स को चेक करता हूँ कि कंपनी किस लेवल पर है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि स्टेज एनालिसिस। कंपनी अगर स्टेज 1 में है तो मैं इसे पढ़ना प्रेफर करूंगा। अगर स्टेज 2 के स्टार्टिंग में है, स्टेज 1 ये होता है जब प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, स्टेज 2 ये होता है जब ऑलरेडी लोगों ने रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया है कंपनी को, स्टेज 3 जब कंपनी अपने टॉप बना रहा है, स्टॉक प्राइस का टॉप बना रहा है, स्टेज 4 जब क्रैश आ जाता है, और स्टेज 4 के बाद वापस स्टेज 1 चालू हो जाता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कंपनी को पढ़ना स्टेज 1 में या तो स्टेज 2 की स्टार्टिंग में।
और अगर कंपनी स्टेज 4 में है, जैसा कि अगर कंपनी गिरते जा रही है बस, तो मैं पहले वेट करूंगा कि कंपनी एक बेस बना दे, उसके बाद मैं उस कंपनी को पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो स्टेज 4 में अभी तक है और मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद भी वो स्टेज 4 में रही, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं उस टाइम में एक दूसरी कंपनी को पढ़ सकता हूँ जो ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे पाए उस पीरियड में। तो प्रायोरिटी वाइज मैं एक ऐसी कंपनी को टाइम ज्यादा देना प्रेफर करूँ जो स्टेज 1 या स्टेज 2 के स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट, वॉल्यूम एनालिसिस। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जांपल उषा मार्टिन का दिया है। अराउंड 2007 से पहले से और अराउंड 2021 तक ये स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। अगर मैंने कहीं बीच में पढ़ा होता था इस कंपनी को तो मुझे बाय फायदा नहीं होता था, लेकिन अगर मैंने वॉल्यूम आने का वेट किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे रेड एरो से मार्क किया है, यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई। वॉट अभी हम रिटेल इन्वेस्टर्स वॉल्यूम्स को इस लेवल पे तक नहीं ला सकते, इसके लिए वी नीड बिग हैंड्स। बिग हैंड्स का मतलब FIs या DIs या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर वो एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ जाती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसे कंसोलिडेटिंग प्ले के बाद, ये आप देख सकते हैं ये स्टेज 1 है, जो पूरा रेड ट्राइंगल है स्टेज 1 है। और यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आया, जब उसने इस पर्पल लाइन को तोड़ा, तो ये स्टेज 2 की स्टार्टिंग थी। तो और ये स्टेज 2 की स्टार्टिंग वॉल्यूम से कंफर्म हो गई। तो मैं वेट करूंगा कि उस कंसोलिडेटिंग स्टेज से कंपनी ब्रेकआउट दे और फिर ही मैं उसे बाय करूं, क्योंकि वरना फंड्स अगर मैं इसमें डिप्लॉय कर दूंगा तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं जाता हूँ 200 EMA पे। 200 EMA जैसा कि देखते हैं जो ब्लू लाइन है, इसे 200 EMA कहते हैं। अभी आप देखोगे जो मैंने ये सर्कल मार्क किया है, प्राइस 200 EMA के नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे लेकिन उसने ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस ऊपर चले गया वॉल्यूम्स के साथ, वो भी। तो जब भी 200 EMA के प्राइस नीचे है, मैं उस कंपनी को आगे पढ़ना प्रेफर नहीं करूंगा। क्योंकि अगर वो 200 EMA के नीचे है तो चांसेस है कि वो उसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, लेकिन जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा तो इसका मतलब कुछ तो पॉजिटिव हुआ है और तभी इतनी कंपनी ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया 200 EMA से। So with this, we come to the end of our video. I hope you enjoyed the video and learned a lot. So thank you. Do like, subscribe, comment, and share this video. Thank you.